मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला लेक्चर आपने मेरा देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ाई करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुष देवता को लेके। उनकी हड़प्पाई उनकी लिपि क्या थी और उनकी माप तौल की व्यवस्था क्या रही होगी, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलेंगे। और हम आज आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि आज का जो सेशन है वो बहुत छोटा रहने वाला है, और इसी के साथ हम आज सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करेंगे। और कल का जो हमारा लेक्चर होगा या जो आने वाला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास चलाई जाएगी और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ा नहीं जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको सांत्वना देते हैं कि हम जितना भी आपको डेटा दे रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये आइए चलते फिर स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुष देवता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पुरुष देवता को एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग है। इनमें एक योगी को ध्यान मुद्रा पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसको हम पद्मासन भी कहते हैं, पद्मासन आसन भी कहते हैं। जिसमें जैसे योगा करते समय जब हम योगा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब पुरुष बैठता है या कोई भी जब बैठता है तो एक पैर पे जब दूसरा पैर रख के बैठता है तो उसी को हम पद्मासन कहते हैं। तो इसी आसन में इस देवता को बैठे हुए दिखाया गया है और उसके चारों ओर एक हाथी है, एक बाघ है और एक गैंडा है। जैसे कि अगर कोई बैठ जाए और उसके जो चारों ओर दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि एक हाथी है, एक बाघ है और एक गैंडा है। और आसन के जैसे ही नीचे एक भैंसे को चित्रित किया गया है और पैरों के पास 2 हिरण को दर्शाया गया है। हमसे कभी कभी डेटा पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ध्यान मुद्रा में पुरुष बैठा हुआ है और जोगी बैठा हुआ है उसके चारों ओर किस किस चीज को चित्रित किया गया है। तो हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं, एक हाथी को चित्रित किया गया है, एक बाघ को चित्रित किया गया है और उसके साथ ही गैंडे को चित्रित किया गया है। और आसन के जस्ट नीचे एक भैंसे को दिखाया गया है और पैरों के पास 2 हिरणों को दर्शाया गया है। तो फिर आगे की बात करते हैं। तो मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव भी कहा गया जाता है। तो जो हमारा योगी है, जो हमारे योगी की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे मुहर पे योगी का चित्र प्राप्त हुआ है उनको हम पशुपति महादेव के भी नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। जो हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं लगभग ऐसे ही बनता है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है, जिसको कि सूर्य पूजा का प्रतीक भी माना जाता है। और इसका शुरुआत हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है स्वास्तिक के चिन्ह की। अगर हम इनके लिपि की बात करें तो इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए हम इनको आद्य ऐतिहासिक काल में भी सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। तो आइए हम इनकी लिपि की बात करें। तो सिंधु लिपि को पढ़ने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था वो 1925 ईस्वी में L.A. बैडल ने किया था। 1925 ईस्वी में L.A. बैडल ने किया था, लेकिन प्रयास ही कर पाए लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। और न पढ़ने के ही कारण इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो फिर अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो 1853 ईस्वी में मिला था, किंतु वह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका साक्ष्य तो मिल गया लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती थी। जैसे हमारी ब्राह्मी जो लिपि होती है उसको हम लोग बाएं से दाईं की ओर लिखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन हम सामान्यतः मानते हैं कि जो सिंधु लिपि रही होगी, जो सिंधु लिपि को पढ़ा जाता रहा होगा वो मैक्सिमम दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता रहा होगा और दाएं से बाएं की ओर पढ़ा जाता रहा होगा। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के माप तौल की बात करें
तो इनको भी माप का ज्ञान था, इनको भी माप का ज्ञान था। और उनकी जो माप तोल की व्यवस्था थी, उनकी जो माप तोल की व्यवस्था थी उनकी 16 के अनुपात में नहीं होगी थी, जैसे कि 16, 32, 64, 160, तो वो 16 के गुणांक में थी। तो चाहिए आइए हम लोग देखते हैं माप तोल की व्यवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता के समय की। तो बाट के रूप में जो ये लोग बाट के रूप में मनके का यूज करते थे एवं जवाहरात का यूज करते थे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो हमारा बाट आजकल यूज किया जाता है वो लोहे का बना रहता है, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। इसी प्रकार उन सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो बाट का यूज किया जाता था उनका मनके का यूज करते थे और जवाहरात का यूज करते थे। तौल में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो तौल में 16 या उसके आवर्तक का व्यवहार होता था, जैसे कि 16, 32, 64, 160 आदि। आइए हम इसी पे एक बार और आगे बात करते हैं। तो हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था, अभी भी मैंने आपको बताया कि इनको भी माप का ज्ञान था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माप तौल में वो है हमारा मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत बना एक स्केल प्राप्त हुआ है। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे कि 15 सेंटीमीटर का स्केल, 30 सेंटीमीटर का स्केल, उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता में स्केल का यूज करते थे। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक मोहनजोदड़ो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण स्थल के बारे में आपको याद होगा, मोहनजोदड़ो जो कि हमारा वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। और लोथल की मैं बात करूं तो लोथल जो है हमारा वो गुजरात में स्थित है। तो वहां से हाथी दांत का बना एक स्केल प्राप्त हुआ है। और हम आगे की बात करें सुरकोटदा से तराजू का भी साक्ष्य मिला है। और सुरकोटदा की मैं बात करूं तो सुरकोटदा से आपको घोड़े का अवशेष भी प्राप्त हुआ था। हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं कि UPSSC का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में, वो उनका महत्वपूर्ण स्थल और महत्वपूर्ण साक्ष्य, मैक्सिमम वो यहीं से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की वो कोशिश करते हैं उत्खननकर्ता कौन से थे। तो आगे की हम बात करेंगे, अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको मृणमूर्तिया के बारे में, मृदभांड के बारे में, बहुत कुछ पढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मृणमूर्तिया के बारे में। इसी में मृणमूर्तिया के बारे में, मृदभांड के बारे में, कालीबंगा से मिली मोहरों के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिमाएं के बारे में। और इसके बाद हमारा 2 टॉपिक और बचेंगे, उद्भव, उत्थान और अवसान के बारे में। उसके बाद हमारा एक टॉपिक इसमें और बचेगा जो कि रहेगा हमारा अंतिम संस्कार के बारे में। अंतिम संस्कार के ये 2 टॉपिक इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं मृणमूर्तिया। मृणमूर्तिया से तो आप भली बात परिचित होंगे कि मृणमूर्तिया शब्द है क्या। पहले के समय में क्या होता था या आज भी कहीं कहीं यूज करते हैं, जैसे गोरखपुर में, अगर मैं गोरखपुर की बात करूँ तो वहाँ पे टेराकोटा का यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं मृणमूर्तिया। मृणमूर्तिया में होता है क्या कि हम मिट्टी लेते हैं, फिर उसको गीला करते हैं, उसको एक आकार देते हैं, आकार देने के बाद हल्का सा धूप में सुखाते हैं, फिर उसे आग में पका देते हैं। इसी को बोलते हैं मृणमूर्तिया, या इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग टेराकोटा शब्द से आप लोग भली बात परिचित होंगे। तो आइए देखते हैं कि उस समय की मृणमूर्तियां क्या थी, कैसी रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, जिसको हम लोग टेराकोटा भी बोलते हैं, इसको आप लोग टेराकोटा भी कह सकते हैं। तो आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हुई है, कहाँ पे? सिंधु प्रदेश में मिली हुई है। फिर इसमें देखते हैं कि मृणमूर्तियों में ही कि इसमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रकृतियां मिलती हैं। तो जो मृणमूर्तियां हमारी बनाई जाती थी उसमें मैक्सिमम पक्षी बनाते थे, कुत्ते बनाते थे, भेड़ बनाते थे, गाय बैल बनाते थे और बंदर की प्रतिकृतियां बनाते थे, इनकी प्रतिकृतियां बनाते थे हम लोग मृणमूर्तियों के सहारे से। तो आगे हमारा मृणमूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था मृणमूर्तियां भी, वो भी कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में ही मृदभांड को उस समय में कैसे यूज करते थे, उस पर कैसी कलाकृतियां रहती थी, वो किस रंग में बनाते थे, उस पर किस रंग से कलाकृतियां करते थे। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं मृदभांड, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की मृदभांड के बारे में। तो मृदभांड की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करते थे। कुम्हार लोग जो चाक का उपयोग करते थे हड़प्पाई लोग, क्योंकि जो चाक के ही प्रयोग से, चाक के द्वारा ही मृदभांड का
मृदभांड को बनाया जाता था। मृदभांड को भी आप लोग जानते होंगे, मृदभांड से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। पहले के समय में अनाज रखने के लिए मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े मृदभांड होते थे जिसमें अनाज को रख दिया जाता था। इसको आप लोग एक तरफ से समझ सकते हैं कि घड़े का एक बहुत बड़ा रूप जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता था। तो आगे हम लोग देखते हैं, अधिक ये लोग चाक बनाने में अधिक उपयोग भी चाक का अधिक करते थे और उसमें बहुत ज्यादा कुशल भी थे हड़प्पाई लोग। और हड़प्पाई मृदभांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती थी। इनका जो मृदभांड था उस पे या तो वृत्त की या तो उस पे वृक्ष की आकृतियां मिलती थी। उस पे वो लोग वृत्त की आकृतियां बनाते थे, वृक्ष की आकृतियां बनाते थे मृदभांडों पे। तो आइए हम लोग मृदभांड के बारे में और थोड़ा देखते हैं। तो मृदभांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग, तो इन लोग का जो मृदभांड रहता था वो लाल और गुलाबी रंग रहता था और उस पे जो अलंकरण किया जाता था वो लोग इसका अलंकरण काले रंग का प्रयोग करते थे अलंकरण करने के लिए। तो मृदभांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। मृदभांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। तो इस मृदभांड की अगर हम बात करें तो हमारे लिए 2 या 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो हमारा मृदभांड था वो लाल और गुलाबी रंग में बनाया जाता था। UPSSC या और कोई भी आयोग कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता था कि इस पे जो गुलाबी रंग पे जो अलंकरण किया जाता था वो किस रंग से किया जाता था। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो अलंकरण किया जाता था मृदभांडों पे वो काले रंग से अलंकरण किया जाता था और उस पर कहीं कहीं सिंधु लिपि भी प्राप्त हुई है। अभी इसके पिछले मैंने बताया था कि जो सिंधु लिपि थी उनकी सिंधु लिपि किस क्रम से किस क्रम में लिखते थे। ये लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे और दाएं से बाएं की ओर पढ़ते भी थे। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं कालीबंगा से मिली मोहरे के बारे में। तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरे हैं और अब तक लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हो चुकी हैं। तो लगभग इस डेटा को आप याद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने सुविधा अनुसार याद कर लीजिएगा अगर याद हो सके तो। नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कुल कितनी मोहरे प्राप्त हुई हैं, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं कि लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पाई सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का ये सर्वोत्तम कलाकृति थी उस समय की ये मोहरे। और उसके बाद अब तक 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं। तो आगे हम लोग मोहरों में देख लेते हैं कि मोहरों को बनाने में सबसे अधिक सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। सेलखड़ी को आप स्टेलाइट भी कहते हैं। तो मोहरे जो सबसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे बनाई जाती थी वो किसका बना हुआ था। ऑप्शन में रहता है तांबा का रहता है, कांसे का रहता है, लोहे का रहता है और सेलखड़ी का रहता है। तो हमारा जो उत्तर होगा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेलखड़ी। कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा रहता है स्टेलाइट, तो स्टेलाइट को ही सेलखड़ी भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोहरों में, सैंधो मोहरे प्रायः ये है इंपॉर्टेंट बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार होती थी। तो जो इनका आकार था वो हमारा था बेलनाकार। बेलनाकार आप ऐसे समझ सकते हैं बेलन के आकार का, और वर्गाकार आप जानते ही होंगे, आयताकार रहती थी और वृत्ताकार। जो इनकी मोहर की आकृति रहती थी वो बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार रहती थी। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति प्राप्त हुई है। लोथल जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे और हमने पढ़ाया भी है कि लोथल में हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। अब हम इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ही इसी का टॉपिक है प्रतिमाएं। तो प्रतिमाएं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे 3 पॉइंट गिने चुने हैं तो इसके बारे में भी जानकारी लेते चलते हैं। जैसे कि कांसे की नर्तकी, ये कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और ध्यान दीजिएगा कि ये कांसे की नर्तकी मिली हुई है। ये मिला कहाँ से है हम लिखना भूल गए हैं और आप लोग अपने इस पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। उसके बाद जो हमारा प्रतिमाएं में नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्ति।
तथा भैंस व भेड़ की कांस्य की मूर्तियां मिली हैं। तो अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्ति, भैंस व भेड़ की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। और हम अपना नेक्स्ट और इस प्रतिमाएं में लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हड़प्पा व चरमूदड़ों से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी का यूज हुआ करता था। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे हैं और ये हमारे अंतिम पॉइंट हैं। अंतिम संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय में कैसे अंतिम संस्कार की क्या व्यवस्था थी, उस समय लोग कैसे कैसे मतलब व्यवस्थाएं को अपनाए हुए थे अंतिम संस्कार करने के लिए। उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का और अंतिम पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। इसी के साथ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आज समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि उस समय की अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं क्या रही होगी। तो उस समय हमारे पास अंतिम संस्कार की 3 व्यवस्थाएं थी, जो कि पहले लिखा हुआ है कि दाह संस्कार, और फिर दूसरा है पूर्ण समाधिकरण और तीसरा है आंशिक समाधिकरण। तो जो दाह संस्कार से आप लोग परिचित होंगे, जैसा कि आजकल हिंदू विधि जो हिंदू विधि अंतिम संस्कार के लिए विधि अपनाती है वो दाह संस्कार विधि ही अपनाती है। दाह संस्कार में होता क्या है कि पहले शरीर को जला दिया जाता है, उसके बाद जो भस्म अवशेष बचता है उसको दफना दिया जाता है। तो ये हमारा दाह संस्कार में होता है। अगर हम पूर्ण समाधिकरण की बात करें तो ये आजकल जो हमारी मुस्लिम समुदाय इस अंतिम संस्कार की व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, इसमें क्या होता है कि शव को मिट्टी में पूरी तरीके से दफना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण। और आंशिक समाधिकरण की मैं बात करूं तो आंशिक जो समाधिकरण है वो पारसियन समुदाय द्वारा अपनाया गया है, जैसा कि आजकल पारसी समुदाय द्वारा अपनाया गया है। तो आंशिक समाधिकरण में होता क्या है कि जो शव होते हैं पहले उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो उस शव को पक्षियाँ खाते हैं, उसके बाद जो अवशेष बचता है उस अवशेष को दफनाया जाता है। तो आंशिक समाधिकरण में यही होता है। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी अंतिम संस्कार की, जैसा कि पहले की दाह संस्कार, दूसरा हमारा है पूर्ण समाधिकरण और तीसरा है हमारा आंशिक समाधिकरण। तो अंतिम संस्कार में और हमारे कुछ 2-3 पॉइंट है, जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अंतिम संस्कार में। तो सामान्यतः मृतकों को, जो मृतक होते थे उनको उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था, लेकिन इसमें भी हमारे कुछ अपवाद रहे हैं, कुछ स्तर पे कुछ अलग अलग पद्धति को अपनाया गया है। तो वो भी देख लेते हैं इसमें अपवाद हमारे कौन कौन से हैं। तो जैसे कि सामान्यतः जो मैक्सिमम जो हमारा मृतकों को जो दफनाया जाता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, लेकिन इसके अपवाद में हड़प्पा व कालीबंगा में अगर मैं बात करूं, हड़प्पा स्थल और कालीबंगा जो हमारा स्थल था उसमें दक्षिण से उत्तर क्रम में शव को दफनाते थे। और लोथल में अगर मैं बात करूं तो लोथल में पूरब से पश्चिम की ओर शव को दफनाया जाता था। अगर मैं वहीं पे बात करूं रोपड़ की, तो रोपड़ में पश्चिम से पूर्व क्रम में मृतकों को दफनाते थे। तो हमारी ये अपवाद हैं कुछ, जैसे कि हड़प्पा वो कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है। तो इनको कुछ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ ले जाते थे कि शव को दफनाने की उस समय क्या पद्धति थी, उत्तर से दक्षिण थे कि पूर्व से पश्चिम थे। कभी कभी स्थल को लेके पूछ ले जाता है, जैसे कि हमारा हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल पे कौन सी पद्धति को अपनाया जाता था शव दफनाने में। तो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं इसके अपवाद में हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण से उत्तर की ओर शव को दफनाते थे। उसी क्रम में अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर शव को दफनाया जाता था। और रोपड़ की अगर मैं बात करूं इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर शव को दफनाया करते थे। हाँ, कुछ और पॉइंट है हमारे 2 पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं। तो रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि शव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण कहाँ मिला है, तो वो हमारा मिला है रोपड़ से। उसके बाद जो हमारा अंतिम संस्कार में नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है वो है कि लोथल से
3 युगल युग्म समाधान मिले हैं। तो लोथल से 3 युगल और क्या कहते हैं युग्म समाधान मिले हैं। ये भी हमारा सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से 3 युगल समाधान का प्रमाण मिला है, तो वह है हमारा लोथल। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम टॉपिक पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की अगर मैं बात करूं तो सभी विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन स्पष्टीकरण किसी का नहीं है कि किस कारण से हुआ था, और ये अभी तक पता भी नहीं चल पाया है। लेकिन मैक्सिमम माना जाता है कि इसका जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। तो आइए, कुछ विद्वान हैं, कुछ इतिहासकार हैं और उनके अलग अलग मत हैं। जो इम्पोर्टेंट इतिहासकार थे हम उनके मत को यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस इतिहासकार ने अपना कौन कौन सा मत दिया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, उतनी इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो पहला इतिहासकार हमारे हैं गार्डन चाइल्ड व व्हीलर। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर ने अपना मत दिया था कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुआ था। आर्यों के बारे में हम अपना जो अगला टॉपिक होगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उनके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति में। तो जो गार्डन चाइल्ड व व्हीलर ने अपना मत दिया था वो अपना मत दिए थे कि जो सिंधु सभ्यता था उसका जो पतन हुआ था वो विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुए थे। उसके बाद जो हमारे दूसरे पॉइंट पे हैं इतिहासकार, वो जॉन मार्शल जी हैं, जिनके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई भी हुई थी। तो उनका मत था कि इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। भूकंप उत्तरदायी था। सब इतिहास बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब इतिहासकार के अपने अलग अलग मत थे, लेकिन जो मैक्सिमम मत जाता है वो बाढ़ के लिए जाता था कि इसका जो पतन हुआ था वो बाढ़ के ही कारण हुआ था। तो जो तीसरे नंबर पे हमारे इतिहासकार हैं वो है अर्नेस्ट मैके व जॉन मार्शल। तो ये बताते हैं, ये अपना मत देते हैं सामूहिक रूप से कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई है, और इसी को सर्वाधिक मान्यता भी प्राप्त है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो असल में पतन हुआ था वो बाढ़ के ही कारण हुआ रहा होगा। ये ऐसा मैक्सिमम इतिहासकारों का मानना भी है। और जो हमारे जो सबसे अंतिम पे लिखा हुआ है वो है हमारे इतिहास का मार्टिमर व्हीलर। इनसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। कभी कभी जल्दी तो आता नहीं है इसलिए कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में किस इतिहासकार का कौन सा मत रहा है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट इतिहासकार थे उनको यहाँ पे लिख दिया है। वैसे तो बहुत से इतिहासकार हैं, अगर उनके बारे में पढ़ते रह जाएंगे तो पिछला जो पढ़े हैं उसके डेटा को भूल जाएंगे। तो हम लोग कुछ इतिहासकार को ही ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ाई करते हैं। तो जो मार्टिमर व्हीलर ने इन्होंने अपना जो मत दिया, उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ। या तो हो सकता है कोई बीमारी फैली या कुछ ऐसा बीमारी फैला रहा हो जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का आकस्मिक अंत हो गया है। तो इसी के साथ हम सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करते हैं। और हम आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो एक्स्ट्रा ही दिया है, कोई कम नहीं दिया है। और इस जितना भी मैंने पढ़ाया है इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप इस चीज़ से भी फिक्र रहें। और हम आपका जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव का रहेगा, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 100, 150, 200 जितने भी प्रकार के क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बनेंगे, आपका एक एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का आपके सामने लाया जाएगा, उसको करवाया जाएगा, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपके एग्जाम से बाहर आएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो मैक्सिमम से मेरी जो कोशिश रहेगी, हमारी टीम द्वारा जो कोशिश रहेगी कि UPSSC द्वारा जो अब तक पूछा गया हो उसका एक भी पॉइंट अब छोड़ा न जाए, आपका वो एक एक क्वेश्चन पूरा करा जाए। इसी के साथ हम आपसे विराम लेते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तो फैलाएं। धन्यवाद।